हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसमें हम लेते हैं जायजा देश और दुनिया से आने वाली डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों का। दोस्तों, आजकल मौसम के हिसाब से पानी पीना, खुद को धूप से सुरक्षित रखना और बदलते मौसम में ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। आशा करते हैं आप सभी लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस कड़ी धूप में आइसक्रीम के साथ साथ आप आम और तरबूजे जैसे सीजनल फ्रूट्स का मजा भी जरूर ले रहे होंगे। साथ ही धूप से बचने के नुस्खे आप जरूर अपना रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के प्रोग्राम में कवर होने वाली न्यूज की हेडलाइंस। मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड न बनाने पर 7 साल की देरी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। यूडीआईडी कार्ड धारक दिव्यांग कोचों में यात्रा कर सकेंगे, रेलवे ने सख्त नियम किए लागू। कर्नाटक में दिव्यांगजनों को साइट आवंटन में 75% रियायत और 5% आरक्षण। महाराजगंज के छात्र ने बनाया दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल हाथ। सक्षम संस्था की ऑनलाइन समर कोर्सेज से दिव्यांगजनों को नई राहें। पलामू में डीसी ने सीढ़ी पर बैठकर सुनी दिव्यांग की फरियाद, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। एमपी में बनेगी एकीकृत दिव्यांग नीति, विशेष शेल्टर होम भी बनेंगे। दांतों से पेन पकड़कर लिखी परीक्षा, झारखंड के फैजान बने राज्य के टॉपर। खतौली में ई रिक्शा चालक ने बैसाखी से मारा नगर पालिका क्लर्क की मौत। यूपी में दिव्यांगजनों को हर महीने मिलेगा 1000 रुपए का भत्ता। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली खबर सुनते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से। यहां पर मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 के लागू होने में 7 साल की देरी पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। अदालत ने हरियाणा सरकार को साफ आदेश दिया है कि 5 हफ्तों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। ये बोर्ड मरीजों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके इलाज की समीक्षा करेगा और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों पर निगरानी रखेगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के जरूरी नियम अब तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं। इसी वजह से नागरिकों को कानूनी सुरक्षा और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अदालत ने पंजाब सरकार को भी आदेश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर नियम अधिसूचित किए जाएं। वहीं केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि चंडीगढ़ के ड्राफ्ट नियमों को इसी समय सीमा में मंजूरी दी जाए। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये भी कहा कि समुदाय आधारित पुनर्वास सुविधाएं जैसे कि ग्रुप होम और हाफवे होम अब तक पंजाब और हरियाणा में स्थित नहीं किए गए हैं। इसलिए अदालत ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से हलफनामा मांगा है कि वे बताएं कि इन सुविधाओं की स्थिति अब क्या है और वार्षिक रिपोर्ट्स क्यों तैयार नहीं की गई हैं। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में सेक्टर 31 में एक ग्रुप होम पहले से मौजूद है, जबकि हरियाणा ने रोहतक जिले के सांपला में एक हाफवे होम स्थापित किया है। लेकिन अदालत ने साफ किया है कि ये अधिनियम की धारा 19(3) के तहत जरूरी ग्रुप होम की परिभाषा को पूरा नहीं करता। अदालत ने ये भी निर्देश दिए कि पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षणों की स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए। इन सर्वेक्षणों से जरूरतों का आकलन होगा और आगे की योजना बन पाएगी। ये मामला पुष्पांजलि ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कहा कि इतने सालों की देरी की वजह से नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य के अधिकारों से वंचित रखा गया है। ये गंभीर लापरवाही है। अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को करने वाली है। दोस्तों, खबर सुनते हैं भारतीय रेल से।
भारतीय रेल ने दिव्यांग यात्रियों के लिए एक अहम घोषणा की है। अब मान्य यूडीआईडी कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित दिव्यांग कोचों में यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जिनके पास यूडीआईडी कार्ड है या जिन्हें रेलवे द्वारा किराए में रियायत दी गई है। रेलवे ने साफ किया है कि ऐसे यात्री एसएलआरडी और एलएसएलआरडी दोनों ही कोचों में वैध यात्री माने जाएंगे, बशर्ते उनके पास वैध यात्रा प्राधिकरण यानी कि टिकट हो। इन कोचों को खास तौर पर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया गया है ताकि उन्हें यात्रा में सुविधा और सम्मान मिल सके। रेलवे ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई अनधिकृत यात्री इन कोचों में पाया गया तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1979 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि असली लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के सुविधा मिल पाए। सभी जोनल रेलवेज को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकारियों को इस नियम के पालन के लिए जरूरी आदेश जारी करें। जानकारी के मुताबिक रेलवे का दिव्यांगजन कार्ड एपिक्स भी मान्यता पहचान रखता है, जिससे कि दिव्यांगजनों को ट्रेन में यात्रा की रियायत मिल सकती है। ये कार्ड वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र या रियायत प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। अब यूडीआईडी कार्ड भी कई श्रेणियों में मान्य होगा। कार्ड के लिए आवेदन या नवीनीकरण रेलवे के दिव्यांगजन पोर्टल या केंद्र सरकार की सेवाओं के पोर्टल पर किया जा सकता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरणों के नियमों में अहम संशोधन किया है। अब दिव्यांगजनों को साइट आवंटन में 75% मूल्य पर रियायत दर मिलेगी। यानी कि अगर किसी साइट की कीमत 10 लाख रुपए है तो दिव्यांगजनों को वही साइट 7.5 लाख रुपए में मिल पाएंगी। यही प्रावधान उनके लिए आरक्षित साइटों पर लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने कुल साइट्स में 5% आरक्षण दिव्यांगजनों के लिए तय किया है। ये बदलाव सीधे तौर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 37 से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि दिव्यांगजनों को आवास, कृषि, भूमि और विकास योजनाओं में कम से कम 5% आरक्षण दिया जाए। अदालत ने हाल ही में सरकार को इस धारा को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश भी दिया। दोस्तों, संशोधित नियमों में अन्य श्रेणियों के लिए भी आरक्षण तय किया गया है। अनुसूचित जाति को 17%, अनुसूचित जनजाति को 7%, अन्य पिछड़े वर्ग को 10%, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 3%, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1%, सशस्त्र बलों के सेवारत और पूर्व सैनिकों को 5%, कला, विज्ञान, खेल और पत्रकारिता में उत्कृष्ट उपलब्धि रखने वालों को 2% और सामान्य जनता को 50%। सरकार ने ये कदम उच्च न्यायालय के आदेशों और दिव्यांगजन विभाग की सिफारिशों के बाद उठाया है। अदालत ने कहा था कि दिव्यांगजनों को आवास और शहरी विकास योजनाओं में समान अवसर देना जरूरी है। इसी के लिए स्थानीय निकायों और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया गया है। इस संशोधन से दिव्यांगजनों को न केवल आरक्षण मिल पाएगा बल्कि वास्तविक आर्थिक राहत भी मिलेगी। इससे उनके लिए घर या व्यवसाय के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा। खासकर महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान भी है, जिससे कि दिव्यांग महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिल पाए। कर्नाटक सरकार का ये कदम दिव्यांगजनों के लिए शहरी विकास योजनाओं में समानता और सुलभता की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा सकता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। इस प्रेरणादायक खबर के अनुसार यहाँ के एक 8वीं कक्षा के छात्र संस्कार मिश्रा ने दिव्यांगजनों के लिए एक आर्टिफिशियल हाथ तैयार किया है। ये हाथ उन लोगों की मदद करेगा जिनका एक हाथ किसी वजह से काम नहीं करता। संस्कार ने बताया कि उन्होंने ये विचार तब विकसित किया जब उन्होंने देखा कि कई दिव्यांगजन रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उन्होंने अपने ही स्कूल प्रोजेक्ट के दौरान इस पर काम शुरू किया और धीरे धीरे इसे एक उपयोगी उपकरण में बदल दिया। इस आर्टिफिशियल हैंड की खासियत ये है कि ये दूसरे हाथ के इशारे से नियंत्रित होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति
एक हाथ से काम नहीं करता तो वो अपने दूसरे हाथ की मदद से इस कृत्रिम हाथ को चलाकर रोजमर्रा के काम कर सकता है। दोस्तों, संस्कार ने इसे बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि ये उपकरण दिव्यांगजनों को काम करने में मदद करेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाएगा। आसपास के लोग और शिक्षक इस नवाचार को देखकर बेहद प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि इतनी कम उम्र में संस्कार ने जो मेहनत और लगन दिखाई है वो समाज के लिए प्रेरणा है। संस्कार का खुद का मानना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए तो तकनीकी सहयोग मिल पाएगा और आर्टिफिशियल हैंड बड़े पैमाने पर दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बना पाएगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं सक्षम संस्था की ऑनलाइन समर कोर्सेज के बारे में। इस गर्मी सक्षम संस्था ने दिव्यांगजन और इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन समर कोर्सेज की घोषणा की है। इन कोर्सेज का मकसद है लोगों को नई तकनीकों से जोड़ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करना। दोस्तों, पहला कोर्स है AI टूल्स फॉर एक्सेसिबिलिटी। इसमें प्रतिभागियों को नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बारे में बताया जाएगा, खासकर ऐसे टूल्स जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोगी हैं। ये कोर्स 4 सत्रों में पूरा होगा। दूसरा कोर्स है लो विजन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कम दृष्टि वाले लोगों के लिए व्यावहारिक तकनीकी समाधान और डिजिटल जीवन को आसान बनाने वाले टूल्स सिखाए जाएंगे। ये 6 सत्रों का कोर्स है। तीसरा कोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंडामेंटल्स टू एडवांस एप्लीकेशंस है। इसमें प्रतिभागियों को एक्सेल की बुनियादी जानकारी से लेकर उन्नत स्तर तक सिखाया जाएगा। फॉर्मूला, डेटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग जैसे विषय भी इसमें शामिल है। ये कोर्स 10 से 12 सत्रों में होगा। चौथा कोर्स है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये शुरुआती विद्यार्थियों के लिए है जो कंप्यूटर की मूल बातें सीखना चाहते हैं। इसमें 22 सत्र होंगे और प्रतिभागियों को आत्मविश्वास के साथ कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन सभी कोर्सेज के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मई 2026 तय की गई है। दोस्तों, याद रखें कि पंजीकरण 10 मई 2026 तक पूरा हो जाए। पंजीकरण के बाद प्रतिभागियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें। सक्षम संस्था का कहना है कि इन कोर्सेज से दिव्यांगजन और अन्य प्रतिभागियों को नई तकनीक सीखने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए संपर्क नंबर भी आप नोट कर लें। नंबर है 9266626367। याद रहे 9266626367। या फिर आप इस नंबर का उपयोग भी कर सकते हैं 01142411015। याद रहे 01142411015। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। What stops a student from achieving their dreams? Is it lack of talent or lack of opportunity?
At Deepstam Foundation's Manobal, we believe talent deserves a fair chance. A national award-winning organization and India's first NGO creating inclusive and accessible education for students with disabilities, transgender individuals, orphans, and those from low-income families. Because when the right support is given, potential turns into success. Manobal provides free residential coaching in Delhi, Pune, and Jalgaon, along with expert academic guidance. And if you cannot relocate, Manobal brings online learning support to you. In UPSC 2025-2026, 18 Manobal students cleared the civil services examination. Your opportunity is here. Apply for entrance examination 2026. Last date 1st June. Exam the 5th of June across India. Don't let circumstances define your future. Apply now at www.deepstam.org. Deepstam Manobal. Opening doors to education, opportunity and dignity. दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने compete नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET, CET और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5th of June 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1st of June 2026। विजिट करें www.deepstam.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं झारखंड के पलामू से। पलामू जिले में बुधवार को जन समाधान दिवस मनाया गया। इस दौरान एक दिव्यांग महिला को पलामू समाहरणालय की सीढ़ियों पर चढ़ने में कष्ट हो रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत खुद दिव्यांग महिला के पास चलते हुए पहुंचे और उनकी फरियाद को सुना। दिव्यांग महिला शीला देवी और उनके पति मेदिनी नगर के आबादगंज के रहने वाले हैं। पति पत्नी दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। दिव्यांग शीला कुमारी ने पलामू डीसी को बताया कि दोनों शहरों के 3 कोनियों के इलाके में कपड़े का दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। दुकान लगाने के दौरान असामाजिक तत्व उन्हें परेशान करते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। डीसी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और तुरंत संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान महिला ने बताया कि उसे सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा और स्थानीय निकायों से सहयोग की कमी है। डीसी ने आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत का समाधान जल्द ही किया जाएगा और जरूरी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। जन समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इनमें दिव्यांगजन शामिल थे जिन्होंने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें दर्ज की। दिव्यांगजनों की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाने के लिए डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए।
ताकि दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय समन्वय मजबूत किया जा सकता है ताकि दिव्यांगजनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने अब घोषणा की है कि राज्य में एकीकृत दिव्यांग नीति यानी इंटीग्रेटेड डिसेबिलिटी पॉलिसी बनाई जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए विशेष शेल्टर होम्स भी स्थापित किए जाएंगे। ये कदम दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बेहतर अवसर देने के लिए उठाया जा रहा है। राज्य में जल्द ही एकीकृत दिव्यांग नीति बनाई जाएगी। इस नीति का मकसद है दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समान अवसर और सुविधाएं देना। सरकार ने ये भी तय किया है कि विशेष शेल्टर होम्स स्थापित किए जाएंगे। इन शेल्टर होम्स में दिव्यांगजनों को सुरक्षित और सहयोगी वातावरण मिल पाएगा, जहां वे पुनर्वास व प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। जानकारी के अनुसार इस नीति में दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्राथमिकता देने का प्रावधान होगा। साथ ही दिव्यांगजन महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ सकें। सरकार का कहना है कि इसी नीति से दिव्यांगजनों को न केवल योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिल पाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये नीति सही तरीके से लागू होती है तो मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों की जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं झारखंड के गोड्डा जिले से। यहाँ के दिव्यांग छात्र फैजान ने अद्भुत सफलता हासिल की है। उन्होंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 93.8% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि उन्होंने पूरी परीक्षा पेन को दांतों में पकड़कर लिखी थी। फैजान राज्य टॉपर बने और उनकी कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, झारखंड के गोड्डा जिले के फैजान उल्हा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.8% अंक हासिल किए। फैजान ने पूरी परीक्षा पेन को दांतों में पकड़कर लिखी क्योंकि उनके हाथ काम नहीं करते। फैजान ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि दिव्यांगता कभी भी प्रतिभा और सपनों को रोक नहीं सकती। उन्होंने गणित में 96, हिंदी में 90 और विज्ञान में 93, सामाजिक विज्ञान में 93 और अंग्रेजी में 84 अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर राज्य के टॉपर बने। फैजान की सफलता के पीछे उनके परिवार और शिक्षकों का बड़ा योगदान है। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। इसके बावजूद फैजान ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। परीक्षा के दौरान फैजान ने पेन को दांतों में पकड़कर उत्तर लिखे। यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ इस चुनौती को पूरा किया। उनके शिक्षकों ने बताया कि फैजान हमेशा से पढ़ाई में गंभीर रहे हैं और उन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं माना। फैजान का सपना है कि वे आगे बढ़कर इंजीनियर बने और समाज में योगदान दें। उनकी कहानी संदेश देती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सुनते हैं एक गंभीर दुर्घटना की खबर। यहाँ पर नगर पालिका में कार्यरत एक क्लर्क की मौत हो गई है, जबकि एक ई रिक्शा चालक ने उसे बैसाखी से वार करके मार दिया। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब क्लर्क और ई रिक्शा चालक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चालक ने अपनी बैसाखी से क्लर्क पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद क्लर्क को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना की पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन को सख्ती से ऐसे मामलों पर रोक लगानी चाहिए। नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और कहा है कि कामकाज के दौरान सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए।
दोस्तों, आपको बता दें कि खतौली नगर पालिका परिषद में कार्यरत लिपिक चंकी भारद्वाज उम्र 32 साल की गुरुवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि बुधवार शाम एक दिव्यांग ई रिक्शा चालक ने कहासुनी के बाद उनके सिर पर बैसाखी से वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब राज्य के दिव्यांगजनों को हर महीने 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का नाम है दिव्यांग भरण पोषण योजना। सरकार ने बताया है कि ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। इससे दिव्यांगजनों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल पाएगी और उन्हें आर्थिक सहारा मिल पाएगा। दोस्तों, योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने का है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र दिव्यांगजनों की पहचान करें और उन्हें योजना से जोड़े। इसके लिए यूडीआईडी कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि दिव्यांगजनों को पहले से ही कई योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। अब इस मासिक भत्ते से उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। लाभार्थियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये राशि भले ही बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इससे उन्हें दैनिक खर्चों और दवाइयों में थोड़ी राहत मिल पाएगी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्टिस कनेक्ट, जिसमें हम उस वीक के क्या रिसेंट डिसेबिलिटी राइट्स जजमेंट्स हैं वो कवर करते हैं। इस हफ्ते मैं 4 से 5 नए डेवलपमेंट्स हैं जो शेयर करना चाहूँगा और काफ़ी क्विकली करूँगा ताकि लंबा मैसेज ना हो और आपको अपडेट भी मिल पाए। नंबर 1, एक इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच का विशाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। ये केस में आर्ग्यूमेंट ऐसा था कि महाराष्ट्र ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को रिक्रूट करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया था, जिसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए कुछ पोस्ट थे, 6 पोस्ट थे रिजर्व पीडब्ल्यूडी वाले और 3 पोस्ट रिजर्व थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। बट ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया, अपॉइंट करते टाइम उन्होंने 9 के 9 पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिए और एक भी पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नहीं दिया। इस चीज़ को उन्होंने इस बेसिस पे जस्टिफाई किया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है सेक्शन 34 जो रिजर्वेशन की बात करता है, एज वेल एज रूल 11 आरपीडब्ल्यूडी रूल्स का जो नॉर्म्स लेआउट करता है कि कैसे रिजर्वेशन देने हैं, ये बोलता है कि काडर में 4% रिजर्वेशन होगा। तो उन्होंने ये कहा कि एक काडर में होना चाहिए, एंड असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये दोनों मिला के सेम काडर का ही भाग हैं। तो इस वजह से दे ट्राई टू जस्टिफाई बाय सेइंग कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है अगर हम 9 के 9 असिस्टेंट वाले को दे देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि काडर के बारे में तो आपकी आर्ग्यूमेंट सही है, बट एट द सेम टाइम दोनों का अपॉइंटमेंट प्रोसेस अलग है। असिस्टेंट वाले का ज़्यादा आसान है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ज़्यादा मुश्किल है थोड़ा कंपैरेटिवली। तो दोनों को सेम फुटिंग पे ट्रीट करना गिवन दैट डिफरेंस इज नॉट फेयर। तो ये बोल के फिर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि इसको आप बाइफरकेट करो, 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दो और 6 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दो। उन लोगों ने ये भी आर्ग्यू किया था कि अगर आप पार्टिसिपेट कर चुके हो प्रोसेस में तो अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा ये आर्ग्यूमेंट नहीं ली जा सकती फॉर द रीजन दैट एडवर्टाइजमेंट में तो अलग से ही दिया था 3 इसके लिए और 6 उसके लिए, बट उसके बाद जो सिलेक्ट लिस्ट आई उसमें फिर दोनों की अलग अलग सिलेक्ट लिस्ट आई और उसके बाद 9 के 9 पोस्ट एक ही को दे दिए गए। तो इनको एडवर्टाइजमेंट के टाइम थोड़ी पता था कि ये चीज़ होएगी, तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट 2 केसेस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, सौरभ वर्सेस जीएनसीटीडी एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का भी एक 2018 का केस चल रहा है। इन दोनों केस में कोर्ट ने काफ़ी आपत्ति जताई इस बात पे। दे वर वेरी अनहैप्पी विद द फैक्ट दैट एससीपीडी दिल्ली का जो पोस्ट है वो अभी भी वेकेंट है सिंस मिस्टर रंजन मुखर्जी कंप्लीटेड हिज टेन्योर आई बिलीव इन जनवरी लास्ट ईयर 2025 में उनका ख़त्म हुआ था या 24 में हुआ होगा। तो उससे फॉर अबाउट 24 में हुआ था इनफैक्ट। तो 2.5 साल से वो पोस्ट खाली पड़ा हुआ है अभी। तो उस चीज़ पे कोर्ट वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट इट
एंड उन्होंने गवर्नमेंट को बार बार बोलते आए, तो अब उनको ये कहा गया कि ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल दिल्ली गवर्नमेंट के बाद रुकी हुई है, तो कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। अभी मई की बिगनिंग में फिर से लगाया हुआ है मैटर। तीसरा जो एक केस है सुनंदा भंडारे फाउंडेशन का, वो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे कहा था कि एक तो आपको जो रिहैबिलिटेशन होम्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, उनकी कंडीशंस क्या है। जैसे आशा किरण में काफी प्रॉब्लम सामने आई थी, तो वो चीज को कोर्ट मॉनिटर कर रही है। तो एक तो उस पे उनको बताया गया कि काफी स्टेट्स ने अभी भी अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए हैं। इस वजह से कोर्ट ने ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व दिया था कि आपको इनको एग्जामिन करना है और फाइंडिंग्स देने हैं। बट कॉलन गोंजाल्वेस जो लॉयर हैं पिटिशनर के, उन्होंने कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट को, कि इन लोगों ने नोडल ऑफिसर ही नहीं बनाए स्टेट्स ने, मेनी स्टेट्स ने, तो उस वजह से काम नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए जो NLUs है उनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काफ़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और कहा कि अगले हियरिंग तक या तो अपॉइंट करो या तो चीफ सेक्रेटरीज को पर्सनली आना पड़ेगा हर स्टेट के, एक एफिडेविट लेके ये बताते हुए कि क्यों अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरा एक और चीज़ कोर्ट ने इस केस में जानने की चाही थी, ऑन मेरिट प्रिंसिपल के बारे में, कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी खुद के बलबूते पे क्वालिफाई कर लेता है बिना डिसेबिलिटी कोटा की नीड के, तो उसको फिर आप ऑन मेरिट पे मानो, उसको डिसेबिलिटी कोटा की सीट मत खाने दो। इस चीज़ पे कोर्ट ने कहा कि हमने इतने टाइम का मौका दिया, स्टिल गवर्नमेंट ने कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया है। बट अब मुझे बताया गया कि एफिडेविट फाइल हो चुका है। अभी ये मैटर 28 अप्रैल को लगा है, तो तब पता चला कि एफिडेविट फाइल हो चुका है। फिर तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। चौथा एक केस है, वो हमारा ही केस है एक्चुअली, मिशन एक्सेसिबिलिटी का, संदर्भ गुप्ता वर्सेस नॉर्दर्न रेलवेज। ये एक केस है जिसपे हमने शो भी किया हुआ है केयर गिवर के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक चाइल्ड है डिसेबिलिटी के साथ जो पैरालाइज्ड है चिन डाउन से, उनके फादर को लखनऊ में पोस्ट किया गया जबकि बच्चा देहरादून में पढ़ रहा है और उसकी कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। द मदर इज 38 kg एंड द बॉय इज 30 kg, so she cannot lift him or take him to the school or even the washroom, और ग्रैंडफादर भी उनके पास अवे हो चुके हैं, so there is nobody to look after the boy and he is not even able to go to school because of it currently on many days. तो इनिशियली तो कोर्ट ने they were unclear कि entertain करना है या नहीं, but then they decided to take up the matter and उन्होंने रेलवेज को कहा कि आप जनरल मैनेजर को बोलिए कि वो या तो खुद ये ट्रांसफर को करे या तो फिर बताए कि कौन कर सकता है, और अकॉर्डिंगली शॉर्ट डेट देके 12 मई के लिए मैटर को लगाया है। इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि ये पहला केस है इंडिया में जो केयर गिवर ने नहीं फाइल किया, जो डिसेबल्ड बच्चे ने फाइल किया खुद, कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं क्योंकि मेरा केयर गिवर मेरे पास नहीं है, ऐसा बोलते हुए। और पांचवा और फाइनल जो अपडेट है इस हफ्ते का, वो है गुरप्रीत माइनी वर्सेस GNCTD। ये एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये टोटल गार्डियनशिप के बारे में है। इस केस में एक 78-year-old मैन है, उनको बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ हैं, अल्जाइमर्स हैं, सीजर्स का प्रॉब्लम है, मेनी अदर थिंग्स। तो उनके वाइफ को गार्डियन की तरह अपॉइंट किया गया था, बट उन्होंने ये कहा कि मुझे हर 3-3 महीने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रहा है कि आप आओ और आके अपनी मेडिकल कंडीशन दिखाओ, जो उन्होंने कहा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है गिवन माय डिसेबिलिटी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो एक तो कोर्ट ने वो रिक्वायरमेंट को हटा दिया, कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट विल सफाइस, फिजिकली उनको हर 3 महीने कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो टोटल गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, वो कोर्ट ने कहा कि आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि उनकी वाइफ को गार्डियन तो बनाया गया है उनके लिए, बट वो लिमिटेड बेसिस पे है। तो कोर्ट ने कहा इनकी हालत को देखते हुए प्लीज कंसिडर अपॉइंटिंग अ टोटल गार्डियन, जो सेक्शन 14 RPWD एक्ट में दिया गया है इन सर्टेन स्पेसिफिक नैरो सेट ऑफ केसेस। और उन्होंने कहा कि इसके लिए आपने रूल नहीं बनाए होंगे, ये चीज़ कोई आप आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते, एक्ट में दिया है तो आपको ये करने का सोचना पड़ेगा। तो ये 5 केसेस हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग इश्यूज पे हैं। आप देखते हैं कि इसी के थ्रू लॉ डेवलप हो रहा है हमारे कंट्री में। तो अगर आप भी कोई इनजस्टिस फेस करते हैं या कुछ लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, डिसेबिलिटी राइट्स, तो कॉल अस ऑन थर्सडे बिटवीन 5:30 to 6:30 PM on 9890281068 या फिर 9892622230, और
हफ्ते के दौरान भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी है, बट उसके फिर फीस लगेगी। थैंक यू। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान के अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड न बनाने पर 7 साल की देरी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। यूडीआईडी कार्ड धारक दिव्यांग कोचों में यात्रा कर सकेंगे, रेलवे ने सख्त नियम किए लागू। कर्नाटक में दिव्यांगजनों को साइट आवंटन में 75% रियायत और 5% आरक्षण। महाराजगंज के छात्र ने बनाया दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल हाथ। सक्षम संस्था की ऑनलाइन समर कोर्सेज से दिव्यांगजनों को नई राहें। पलामू में डीसी ने सीढ़ी पर बैठकर सुनी दिव्यांग की फरियाद, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। एमपी में बनेगी एकीकृत दिव्यांग नीति, विशेष शेल्टर होम भी बनेंगे। दांतों से पेन पकड़कर लिखी परीक्षा, झारखंड के फैजान बने राज्य के टॉपर। खतौली में ई रिक्शा चालक ने बैसाखी से मारा नगर पालिका क्लर्क की मौत। यूपी में दिव्यांगजनों को हर महीने